बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा केसीआर की सरकार भ्रष्टाचारी होने के साथ तुष्टीकरण को भी बढ़ा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली में बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी से लेकर युवाओं के स्टार्टअप तक का उठाया मुद्दा। हरियाणा के यमुनानगर में घोषणा के बाद 3 साल बाद वो दिन आ ही गया जब विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मिला टैबलेट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए छोड़ी गई चंपावत सीट पर उपचुनाव की हुई घोषणा। वहीं पुष्कर सिंह धामी के लिए ये सीट कैलाश गहतोड़ी ने की खाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं संभव टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। तेलंगाना के महबूब नगर में एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केसीआर की सरकार भ्रष्टाचारी होने के साथ तुष्टीकरण को भी बढ़ा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार फूट डालो और शासन करो की बात कर रही है, लेकिन तेलंगाना की जनता प्रबुद्ध है और यहाँ की जनता लड़कर अपना हक लेना जानती है और आने वाले समय में तेलंगाना की धरती पर कमल खिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यह सरकार केसीआर की दिस इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट, यह सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है, इसको आपको याद रखना चाहिए। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कालेश्वरम का प्रोजेक्ट केसीआर के लिए एटीएम हो गया है, केसीआर के लिए ये दूध वाली गाय हो गई है। और यह प्रोजेक्ट जो उस समय 20,000 करोड़ रुपए का था, आज 1,20,000 करोड़ का हो गया है। 88,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लगे हैं और उसके बावजूद भी इरिगेशन का पानी 1 इंच भूमि को नहीं मिला है। क्या मैं सच बोल रहा हूं? मैं सच बोल रहा हूं? ये केसीआर का भ्रष्टाचार का जीता जागता प्रमाण है, इसको हमको समझना होगा। उसी तरीके से हम बात करें तो पालमरू का जो रंगारेड्डी का प्रोजेक्ट है, उस लिफ्ट इरिगेशन की बात करो, रजौली बांदा की बात करो, नेटेम पड्डू की बात करो, डिंडी की बात करो, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट फेल हो गए हैं। यह भी हमको याद रखना चाहिए। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि गलत आदमी जब यहां होता है तो किस तरीके से तेलंगाना को केंद्र का मिलने वाला आशीर्वाद आप तक नहीं पहुंचता है। और जब सही शासन आ जाता है, डबल इंजन की सरकार हो जाती है, तो तेलंगाना की जनता को भी डबल फायदा मिल जाता है। इसको भी हमको याद रखना है। इसलिए मित्रों, मैं यहां पर आपसे ये निवेदन करने आया हूं कि जिस बात को अभी संजय बंडी जी ने कहा, किशन रेड्डी गारू ने कहा, डीके अरुणा बहन ने कहा, उसके पहले एटला राजेंद्र जी ने कहा, मैं उसी की तायीद करने आया हूं। एक एक प्रोजेक्ट की बात कीजिए। आप बताइए, मिशन काकेटिया में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बताइए, मिशन भागीरथ में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी तक पानी उसका नहीं आया है। आप बताइए, हरिता हरण में उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है? और उसी तरीके से लैंड माफिया का काम केसीआर की सरकार कर रही है कि नहीं कर रही है? और इसके साथ साथ ये तुष्टीकरण की नीति को अपना रही है कि नहीं अपना रही है? इसका नाम तेलंगाना राज्य समिति नहीं है, इसका नाम होना चाहिए तेलंगाना रजाकार समिति। यह तेलंगाना रजाकार समिति है। यह तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, यह डिवाइड एंड रूल करने की बात कर रही है। लेकिन मैं जानता हूं तेलंगाना की जनता बड़ी प्रबुद्ध है, लड़ना जानती है, लड़ करके अपना हिस्सा और हक लेना जानती है। और आने वाले समय में तेलंगाना की जनता अपना हक लेके रहेगी, मोदी जी का आशीर्वाद मिलेगा और नीचे धरती पर कमल खिलेगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली में बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी से लेकर युवाओं के स्टार्टअप तक का मुद्दा उठाया। केजरीवाल ने ऐलान किया कि राजधानी को जल्द ही स्टार्टअप हब बनाने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्टार्टअप नीति पारित कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि अब दिल्ली में सभी को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। उनका कहना है कि दिल्ली में बहुत सारे लोगों को फ्री बिजली मिलती है और इसको लेकर हमें कई सुझाव आते रहते हैं, जिसमें कई लोगों का कहना है कि हम फ्री बिजली नहीं लेना चाहते, हम सक्षम हैं। आप सब्सिडी के इस पैसे को कहीं स्कूल या अस्पताल बनाने में इस्तेमाल करें। केजरीवाल ने कहा कि इस बारे में लोगों से पूछा जाएगा। ऐसे में 1 अक्टूबर से उन लोगों को बिजली मुफ्त मिलेगी जो फ्री बिजली मांगेंगे। दिल्ली में बहुत सारे लोगों को फ्री बिजली मिलती है, इसके लिए दिल्ली सरकार सब्सिडी देती है। बीच बीच में कई लोगों के मेरे पास सुझाव आते हैं, कई लोगों की चिट्ठियां आती हैं, कई लोगों से जब मैं मिलता हूं वो कहते हैं कि सर अच्छी बात है आप हमें फ्री बिजली दे रहे हो, लेकिन हमारे में से कुछ लोग जो हैं वो सक्षम हैं, हम फ्री बिजली नहीं लेना चाहते, हम आपकी सब्सिडी नहीं लेना चाहते, आप इस पैसे को कहीं स्कूल अस्पताल बनाने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। तो अब हमने तय किया कि हम ये ऑप्शन देंगे। हम लोगों से पूछेंगे क्या आपको बिजली की सब्सिडी चाहिए। अगर वो कहेगा हाँ चाहिए तो हम उनको देंगे, अगर वो कहेगा नहीं चाहिए तो हम उनको नहीं देंगे। तो ये लोगों से पूछने का काम जल्दी शुरू होगा और 1 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी जो लोग बिजली की सब्सिडी मांगेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए छोड़ी गई चंपावत सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। पुष्कर सिंह धामी के लिए ये सीट कैलाश गहतोड़ी ने खाली की है। उन्होंने 21 अप्रैल को अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रत्याशी होंगे। इस सीट पर 31 मई को मतदान होगा, जबकि 3 जून को मतगणना की जाएगी। इस सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा ये अभी साफ नहीं हो पाया है। नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह के कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी की चुनाव समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें बतौर पूर्व मुख्यमंत्री और लालकुआं विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे हरीश रावत भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। वहीं पार्टी आला कमान पर युवाओं और कार्यकर्ताओं की अनदेखी के आरोप भी लगे। आपको बता दें कि वक्ताओं ने यहां तक कहा कि बाहर से आए मैनेजमेंट की गलत नीतियों और हरीश रावत को आम जनता से दूर रखने के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि कई पदाधिकारी 30 वर्षों से एक ही दायित्व पर कार्य कर रहे हैं। ऐसे में संगठन स्तर पर फेरबदल करके युवाओं और सक्रिय कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाना चाहिए। वहीं पूरे मामले पर हरीश रावत ने कहा कि समीक्षा बैठक में लोगों ने जो भी कहा है वो सही है और उन सभी बातों पर ध्यान दिया जाएगा ताकि पार्टी को भविष्य में नुकसान नहीं उठाना पड़े। आपको बता दें कि चंपावत उपचुनाव के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही अपने प्रत्याशी का ऐलान करेगी और लोकतंत्र बचाने के लिए चंपावत में कांग्रेस पार्टी वोट भी मांगेगी। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ने का उनका कोई इरादा नहीं था, मगर पार्टी आलाकमान ने उन्हें चुनाव लड़वाया और अंतिम समय में जो निर्णय लिए गए वे हमारे पक्ष में नहीं थे, इसलिए हमें नुकसान उठाना पड़ा। चंपावत में आज कल में पार्टी कैंडिडेट डिक्लेयर कर देगी और सब मिलकर के लड़ेंगे और ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। आखिर लोकतंत्र में विपक्ष का भी एक दायित्व है, तो विपक्ष को शक्ति देना भी जनता का कर्तव्य है। यदि उत्तराखंड के अंदर विपक्ष कमज़ोर हो जाएगा तो उससे जनता की आवाज़ कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए हम लोकतंत्र के लिए चंपावत। बेगूसराय जिले में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब देखते ही देखते एक ट्रक धू धू कर जलने लगा। घटना नगर थाना क्षेत्र के दीपशिखा रोड की है। बताया जा रहा है कि ट्रक में पपीता लदा हुआ था, तभी ट्रक धू धू करके जलने लगी। इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है।
दरअसल गुरुवार की शाम छत्तीसगढ़ से आया एक ट्रक जिस पर लगभग 10 से 11 टन पपीता लदा था, उन पपीतों का अनलोड करने का काम किया जा रहा था। तभी अचानक ट्रक में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा ट्रक पूरी तरह से आग की चपेट में आ गया। स्थानीय लोगों ने ट्रक में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद अग्निशमन विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर किसी तरह से आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। इस घटना के दौरान काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। यूपी के जालौन में गोद लिए गए प्राथमिक विद्यालय के डीएम ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को दुलार भी किया। इसके साथ ही लापरवाही करने वाले शिक्षकों को फटकार लगाई गई। वहीं अनुपस्थित शिक्षकों का वेतन भी रोका गया। आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय में रह रहे बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं हो रही, विद्यालय में समुचित व्यवस्था और किसी भी प्रकार की लापरवाही तो नहीं हो रही है। इसी निरीक्षण करने डीएम जालौन पहुंचे। इस दौरान लापरवाही करने वाले शिक्षकों को डीएम ने फटकार भी लगाई। आज जनपद जालौन के डकोर ब्लॉक के खरूसा ग्राम पंचायत के विद्यालय का निरीक्षण किया गया। वहां पर 3 शिक्षक अनुपस्थित थे। उनके काम नहीं तो वेतन नहीं के सिद्धांत के आधार पर यदि वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते तो आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश पीएससी को दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ एक भवन जो था वो काफ़ी जर्जर था, जिसका मूल्यांकन हो चुका है। उसमें अग्रिम कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए और विद्यालय में अन्य सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए आवश्यक। हरियाणा के यमुनानगर में एक बार फिर से बदमाशों का खौफ देखने को मिला है, जहां बदमाशों ने कालिंदी कॉलोनी के पास एक घर पर हमला बोल दिया। इस दौरान गोलियां भी चलाई गई और घर में ईंट पत्थर भी फेंके गए। बदमाशों की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस परिवारों की तहरीर पर छानबीन कर रही है। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल ऑफ नर्सिंग नहीं, और ये गुंडों का अड्डा है। इसके लड़के ने 23 जनवरी बाप और दोनों बेटों ने मेरे छोटे भाई के घर पे हमला किया था। तब भी हम गोली मारने की धमकी दी थी, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, फुटेज भी मेरे पास है। ये इतने गंदे आदमी हैं। ये मेरी बीमार माँ के ऊपर अटैक करवाया। मैं रोटी खा के उठा था, मुझे बाहर बुलाने आया। इसमें डॉक्टर महेंद्र का लड़का, छोटा लड़का शरद अग्रवाल और बड़ा लड़का सौरभ अग्रवाल, जो अपने आप को लाल बहादुर शास्त्री महिला आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मालिक बोलते हैं, उन्होंने हमला किया 25 लड़कों को लेके। हमें पता भी नहीं। मेरी माँ मार दी थी, मुझे मारने आए हैं बाप को। मैं सीसीटीवी फुटेज अपनी आपको पेश करूंगा, एसपी साहब को पेश करूंगा। किस हिसाब से मेरी बीमार माँ मैंने अंदर खींची, अदरवाइज उसके सिर के अंदर गमले लग जाते। जो गमला नीचे टूटता है, ईंटें फेंकी हैं अंदर। इस बारे में मैं सूचना प्राप्त हुई थी कि सड़क पे है ना 10-12 लड़के खड़े हैं जी, लड़ाई झगड़े की इरादे से। तो तभी मैंने वहाँ पे अपने मुलाजिम भेज दिए थे। वहाँ पे नीरज गुप्ता वहाँ पे जाने का पता चला मैं कि नीरज गुप्ता के घर की थोड़ा नुकसान कर रहे थे। कैमरे लगे हुए हैं ना, उनकी सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगी और जैसी सूरत होगी कार्रवाई होने मिल जाएगी। चरखी दादरी में सीएम फ्लाइंग ने खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम के साथ मिलकर कई दुकानों पर छापे मारकर खाद्य पदार्थों व मिठाइयों के सैंपल भी लिए गए। वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग अधिकारी फ्लाइंग ने बताया कि दादरी शहर में समय समय पर छापे मारकर मिलावटी सामान बेचने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और अगर खाद्य पदार्थ और मिठाइयों में मिलावट पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड व खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने जो है ओल्ड सब्जी मंडी में खाद्य प्रतिष्ठान पर जो है रेड की है और खाद्य सामग्री के 5 सैंपल ले लिए गए हैं। वे जांच के लैब में भेज रहे हैं। वे कार्रवाई आगे भी जारी है। किन तरह चीज़ों के सैंपल लिए? ये दूध के, गुलाब जामुन के, कुछ मसालों के, कुछ बटर के, घी के, इस तरीके के सैंपल लिए गए हैं। लैब में भेज दिए जाएंगे जी और 14-15 दिन के अंदर लैब से रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट हरियाणा के यमुनानगर में घोषणा के 3 साल बाद वह दिन आ ही गया जब विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए टैबलेट मिला। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने रोहतक से ई अधिगम योजना का शुभारंभ किया। वहीं सभी जिलों से विद्यार्थी और अधिकारी वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े। इस दौरान जिला स्तरीय कार्यक्रम जगाधरी के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुआ, जिसमें अंबाला लोकसभा सांसद रतन लाल कटारिया ने मुख्य अतिथि रहे।
कार्यक्रम की शुरुआत रोहतक कार्यक्रम समापन के बाद की गई। इस दौरान स्कूल की 3 छात्राओं का सीएम से संवाद होना था, लेकिन समय के अभाव के कारण ऐसा नहीं हो पाया। जबकि एक छात्रा के पिता ने सीएम से बात की। इस दौरान सांसद कटारिया ने कहा कि ये ऐतिहासिक एक दिन है। इन टैबलेट से विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इस दौरान 515 छात्राओं को टैबलेट प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट देने की योजना की शुरुआत कर दी गई है। जिले में विद्यार्थियों और अध्यापकों को कुल 2020 टैबलेट वितरित किए गए। ये टैबलेट सिम लगाकर एक्टिवेट कर दिए गए हैं, जिसमें विद्यार्थियों को 2 GB का 4 GB डेटा मिलेगा। इन टैबलेट की 3 वर्ष तक मेंटेनेंस भी सरकार करवाएगी। आप सब जानते हैं कि आज का युग डिजिटलाइजेशन का युग है। आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है और आज के युग में जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, अधिकतर बच्चे गरीब घरों के हैं, मिडिल क्लासेस के। उन बच्चों को आधुनिक टेक्नोलॉजी से, डिजिटलाइजेशन से अवगत कराना और कोरोना काल में जो उनकी पढ़ाई में विघ्न पड़े उससे उबारना ही आज के इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। अंबाला जिले में स्नैचर्स का आतंक बढ़ता जा रहा है। इस कड़ी में बुजुर्ग महिला को अपना निशाना बनाने वाले स्नैचर को अंबाला CIA 2 ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों में अंबाला की इंद्रपुरी कॉलोनी में बाइक सवार स्नैचर बुजुर्ग महिला की बालियां झपटकर फरार हो गया। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस ने स्नैचर को टांगरी नदी के पास से पकड़ा है। CIA 2 के इंचार्ज ने बताया कि पकड़े गए आरोपी पर पहले भी 15 से 16 मामले दर्ज हैं, जो अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। इसको पकड़ा टांगरी जो नदी है उसके अंदर कहीं आया था शराब पीने के लिए, ये वहाँ से हमने पकड़ा था इसको। और पूछताछ के दौरान इसने बताया कि मैंने अंबाला सिटी से जो महिला थी उससे हमने वाली सुनी थी। और बाकी भी इसमें जो काफ़ी केसेस हैं इसके खिलाफ, उनमें भी इनको अरेस्ट करके रिकवरी करेंगे हम। लगभग कितने केसेस हैं? पहले जो केसेस इस पर लगभग 15 केसेस हैं और अब जो इसने वारदातें की हैं मार्च अप्रैल के अंदर 8 वारदातें हैं, 5 में इसने की हैं और 3 अंबाला सिटी की। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।